बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में। इसकी 3 डेफिनेशन है। ये ऐसे कह लो कि राउल्ट्स लॉ की 3 फॉर्म्स हैं। तीनों फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, तीनों फॉर्म्स को हम समझेंगे। राउल्ट्स लॉ हमें बताता क्या है? राउल्ट्स लॉ हमें सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बारे में बताता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है उसके बारे में बताता है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है उसके बारे में। तो ये इसकी 3 फॉर्म्स बनेंगी। तीनों फॉर्म्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। 3 डेफिनेशंस बनती हैं, वो पहले से मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। साथ साथ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसको समझते हैं। पहले हम इस लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा सा वेपर प्रेशर को रिवाइज़ कर लेते हैं। हालांकि पहले पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई एक बीकर है। इस बीकर के अंदर कोई भी प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है। हम मोस्ट कॉमन ले लेते हैं जो वाटर हम यूज़ करते हैं। इस बीकर के अंदर हमने वाटर लिया हुआ है प्योर फॉर्म के अंदर, प्योर वाटर। तो ज़ाहिरी बात है वाटर है, हर टेम्परेचर के ऊपर आपको पता है वेपोरेशन कंटिन्यू रहती है, हमने पढ़ा हुआ है। इसके वेपर्स बनेंगे, वाटर के वेपर्स यहाँ से बनेंगे। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, और जितने वेपर्स ज़्यादा बनेंगे ये वेपर्स उतना ही वाटर की सरफेस के ऊपर, यानी इस सॉल्वेंट की सरफेस के ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं। ये वेपर्स यहाँ पे जो बनते हैं इस सॉल्वेंट की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पे पी नॉट एक टर्म हम इस्तेमाल करेंगे, इसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी प्योर फॉर्म के अंदर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसे हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इनको याद रखना है, ठीक है। और एक हम टर्म यूज़ करेंगे x1। x आपको पता है मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम x1 से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन होगी उसको x1 के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, इसके बाद अब इसी के अंदर अगर हम इसी सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम कोई सल्यूट ऐड कर देते हैं। इसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर हम कोई सल्यूट ऐड कर देते हैं तो सल्यूट हम लेना है नॉन वोलाटाइल सल्यूट, जो वोलाटाइल ना हो। फॉर एग्जांपल NaCl, नमक ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं, ग्लूकोज वगैरह। सपोज इसके अंदर हमने शुगर को ऐड कर दिया। अब ज़ाहिरी बात है यहाँ पे अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी होंगे और शुगर के, यानी कि जो हमने सल्यूट लिया है उसके पार्टिकल्स भी होंगे। शुगर के पार्टिकल्स बाज़ार हमें नज़र तो नहीं आएंगे लेकिन शुगर के पार्टिकल्स अंदर मौजूद होंगे और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। यानी जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो होमोजीनियस होंगे, हर जगह पे एक जैसे होंगे, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ से कुछ जो सरफेस होगी उस सरफेस को शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे या जो भी हमने सल्यूट लिया है नॉन वोलाटाइल सल्यूट, उस सल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ से कुछ सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। यानी यहाँ पे सरफेस एरिया यहाँ के मुकाबले में कम हो जाएगा। ये प्योर सॉल्वेंट था, इसका सरफेस एरिया यहाँ पे ज़्यादा था। इसी सॉल्वेंट के अंदर जब हमने सल्यूट ऐड किया, सल्यूट ऐड करने के बाद सल्यूट ने होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया, तो कुछ सल्यूट के पार्टिकल ज़ाहिरी बात है इसकी सरफेस के ऊपर भी होंगे। तो अब जो सॉल्वेंट होगा उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे P। ये P जो होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन बनाने के बाद यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट था उसको हमने P नॉट से रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब सॉल्यूशन बना दिया तो उसी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम अकेले P से, या यहाँ पे छोटा सा आप S भी लिख सकते हो, यानी कि इसके अंदर हमने सल्यूट ऐड कर दिया या इसका हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ, या अकेला P भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो सॉल्यूशन की फॉर्म में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा उसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, और x2 होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, इन टर्म्स को आपने याद रखना है, ठीक है। वेपर प्रेशर का मैंने आपको बता दिया। सल्यूट ऐड करने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा तो सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस आएगा वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं पहली डेफिनेशन की तरफ।
वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबव ए सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन के ऊपर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। ज़ाहिर बात है वाटर मौजूद है, सॉल्यूट ऐड करने के बाद भी इसके वेपर्स बनेंगे और वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इस सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा इसकी सरफेस के ऊपर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसके प्रोडक्ट के और साथ क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन होगी जिसको हम x1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखेंगे? वो कहता है वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू किस किस के प्रोडक्ट के? प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट क्या वेपर प्रेशर क्या है? P नॉट, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x1 से। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी। राउल्ट्स लॉ की जो फर्स्ट फॉर्म है, जो फर्स्ट डेफिनेशन है, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी। P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, और x1 जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। यानी जितनी मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की ज़्यादा होगी उतना ही उसका वेपर प्रेशर भी सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा। ये तो P नॉट तो कांस्टेंट होगा, ज़ाहिर बात है प्योर फॉर्म के अंदर जो वेपर प्रेशर है अगर सरफेस एरिया चेंज ना हो तो प्योर फॉर्म के अंदर जो P नॉट होता है ये कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन जितनी बढ़ती जाएगी सॉल्वेंट की उतना ही उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं कुछ सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। पहले सॉल्वेंट के पास ज़्यादा सरफेस एरिया था, ज़्यादा वेपर्स बन रहे थे, जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ही वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लेकिन अब चूंकि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो ये सरफेस एरिया कम हो गया। अब यहाँ से जहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स मौजूद है यहाँ से सॉल्वेंट एवेपोरेट नहीं कर सकता, मतलब सॉल्वेंट एवेपोरेट करेगा लेकिन जो सरफेस एरिया होगा पहले के मुकाबले में वो कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो इसका मतलब है कि जो वेपर्स हैं वो भी कम बनेंगे। अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वो प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेंगे। इसे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर का लोअर हो जाना। कब लोअर होता है? जब हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल कुछ सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, सरफेस एरिया कम हो जाता है, कम वेपर्स बनते हैं। वेपर्स कम बनेंगे तो वो जो प्रेशर है वो भी कम एक्सर्ट करेंगे। इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है किस वजह से? जब हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। सेकंड डेफिनेशन देखो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूट ऐड करने पर जो वेपर प्रेशर लोअर होगा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है? x2। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए इसको डिराइव करते हैं। हमें पता है कि सम ऑफ जो मोल फ्रैक्शंस होता है ये 1 के इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है। तो इस सोल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूट है। जो सॉल्वेंट है उसकी मोल फ्रैक्शन x1 है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन x2 है। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। इन दोनों का सम जो होगा ये 1 के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ से x1 अगर हम निकालें, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 हो जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है ये उठा के हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, x1 की जगह पे ये वाली वैल्यू। तो इक्वेशन 1 बन जाएगी p इज इक्वल टू p नॉट इंटू 1 माइनस x2 इंटू 1 माइनस x2, यानी x1 की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब p नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू p नॉट माइनस p नॉट x2। ये फॉर्म बन गई हमारे पास। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस p को उठा के उस साइड पे ले जाओ। ये p इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। इस p नॉट x2 को उठा के इक्वल साइन के इस साइड पे ले आओ। ये माइनस है इधर आके इक्वल साइन के दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये p नॉट तो पहले ही इधर है, ये ऐसे ही रहेगा।
जब ये पी नॉट इक्वल ये पी इस इक्वल के साइन के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी हो जाएगा। इसको जब इक्वल साइन के इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा पी नॉट x2। ये मसावत बन जाएगी जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। अब ये जो पी नॉट माइनस पी है इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या कहा जाता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पी नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। पी किसको रिप्रेजेंट करता है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। मैंने बताया कि जब हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा, यानी यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा सॉल्वेंट का, यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा। तो पी नॉट माइनस पी जब हम करेंगे इसे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी से। डेल्टा चेंज को शो करता है, आपको पता है। तो यहाँ पे डेल्टा पुट कर दो, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस x2। अब पी नॉट मैंने आपको बताया कांस्टेंट होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर सरफेस एरिया चेंज ना हो तो पी नॉट जो होगा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को अगर हम यहाँ से हटाएं तो कांस्टेंट को हटाएंगे, इस इक्वल साइन की जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू x2। ये बन गई इसकी सेकंड फॉर्म, जो हमने सेकंड डेफिनेशन को डिस्कस किया था। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर इक्वल साइन के साथ लिखना हो इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, और इस फॉर्म में भी जो डेफिनेशन वहाँ पे लिखी हुई है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, जिसको हम x2 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसका सिंपल है कि जितने हम मोल्स ज़्यादा डालते जाएंगे सॉल्यूट के, वो उतना ज़्यादा सरफेस को कवर करेंगे और वेपर प्रेशर उतना लोअर होता जाएगा। थर्ड डेफिनेशन देखें, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute in solution। चलिए इसको डिराइव करते हैं। इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लो, ये वाली जो है, डेल्टा P इज इक्वल टू पी नॉट x2। यहाँ पे पी नॉट कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया। इसको उठा के इस साइड पे ले आओ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा P ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। ये जो टर्म है, ये जो रेशो है डेल्टा पी ओवर पी नॉट, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। इसकी रेशो किसके साथ है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के साथ। इस रेशो को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है? x2 के, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सोल्यूशन। यानी जितनी जो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। अब इसकी जो एक और बहुत अहम प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यानी ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन के। और मोल फ्रैक्शन आपको पता है मोल्स किसके ऊपर डिपेंड करते होते हैं? मास के ऊपर या ग्राम्स के ऊपर, मास के ऊपर एक ही बात है। तो चूँकि मोल फ्रैक्शन मास के ऊपर डिपेंड करती है और मास जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होता, तो इसलिए जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर के चेंज होने से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगी। तो ये तीन फॉर्म्स थी राउल्ट्स लॉ की। तीनों फॉर्म्स मैंने बहुत डिटेल से आपको समझा दी। फर्स्ट फॉर्म किस तरह से बनती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्या मुराद है। थर्ड फॉर्म रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्या मुराद है। ये क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, ये क्यों डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, और वेपर प्रेशर लोअर किस वजह से होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि राउल्ट्स लॉ की कोई सी दो फॉर्म्स लिखें या कोई सी दो डेफिनेशन लिखें मैथमेटिकल फॉर्म के साथ, तो आपको तीनों फॉर्म इसकी याद करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ ले या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले। ये डेरिवेशन भी बहुत आसान सी है, मैंने आपको समझा दी किस तरह। बस ये टर्म्स आपने याद रखनी है। पी नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, x1, पी किसको रिप्रेजेंट करता है, और x2, क्योंकि ये आगे चल के भी इस्तेमाल होंगी। अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगती हैं तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।